उसमें नाभिक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था अपने, नाभिक कहाँ मिलता है अपने को? नाभिक मिलता है एटम के सेंटर में। कहाँ मिलता है भाई? एटम के सेंटर में। अपना ये एटम है, मान लो ये एटम परमाणु है, परमाणु है, इसके केंद्र में नाभिक मिलता है। कहाँ मिलता है? इस केंद्र में, सेंटर में, ठीक है। और चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसे चार्ज होता है? इसमें पॉजिटिव। और नाभिक का आवेश कितना होता है? किसी को पता है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? प्लस जेड ई। जेड क्या है? प्रोटॉन की संख्या। क्योंकि नाभिक में जो होता है न्यूक्लियन होता है। नाभिक में क्या होता है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। रही बात किसकी? प्रोटॉन की बात। अब प्रोटॉन का जो आवेश होगा वही किसका आवेश होगा? नाभिक का अपना। तो कितने प्रोटॉन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है अपना? जेड। उसी को कहते हो आप परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं उसको आप? एटॉमिक नंबर। तो प्लस जेड ई, प्लस क्यों लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज है किसका? प्रोटॉन का। कितना होता है प्रोटॉन का चार्ज? कितना होता है? पी बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? माइनस हो जाता है बस। इसके आगे क्या होता है? माइनस। उसका नेचर नेगेटिव होता है, इसका नेचर पॉजिटिव होता है। दोनों का आवेश सेम होता है। इनको अगर मैं मास का कंपैरिजन करूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सबसे भारी कौन होता है अपना? सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन भाई साहब, उदासीन होता है, कूल आदमी है बिल्कुल। लेकिन सेकंड पे कौन होता है अपना? प्रोटॉन। लेकिन सबसे लास्ट पे कौन सा है अपना? इलेक्ट्रॉन। किसके आधार पे? मास के आधार पे, द्रव्यमान के आधार पे आप बात करते हैं अगर, तो सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियन है। क्या है? न्यूक्लियंस। क्या कहते हैं इन दोनों को? न्यूक्लियंस कहते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता देता है, कोई एलिमेंट अगर है एक्स, तो जेड ए लिखते हैं इसको। जेड क्या है अपना? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या। ए क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अगर कोई इशू आए तो मुझे कमेंट करना है, मुझे दिख जाएगा आपका कमेंट। कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। ओके। अपना जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या। ए क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार, क्या कहते हैं उसको? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है उसको? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये सारा अपने पढ़ लिया था, एलिमेंट वगैरह पढ़ लिया था। आइसोटॉप क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है? समभारिक क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। न्यूट्रॉन भी पढ़ लेते हैं अपन, तीनों सारे बेसिक डेफिनेशन इनकी पढ़ ली थी। उसके बाद बात की थी मैंने एएमक्यू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू, 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? याद है किसी को? ध्यान है? 1 एएमयू, एएमयू होता क्या है अपना? 1 एएमयू जो होता है वो, 1 एएमयू की बात करता हूं मैं। ये जो होता है C12 का जो वोट, एक एक परमाणु का, कार्बन 12 का एक परमाणु अपॉन 12, इसका जो वैल्यू आता है अपना, वो वैल्यू कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये वैल्यू होता है किसका? 1 एएमयू का, ओके। पढ़ा रखा है मैंने आपको ये। 1 एएमयू पढ़ लिया था अपने। देन उसके बाद क्या पढ़ा था अपने? 1 एएमयू, एएमयू पढ़ ली थी, एएमयू यूनिट पढ़ ली थी अपने। उसके बाद पढ़ा था नाभिक का मास हानि, मास लॉस, द्रव्यमान हानि पढ़ा था अपने। मास लॉस क्या होता है? जब भी नाभिक का निर्माण होता है, जब भी नाभिक का फॉर्मेशन होता है, तो जो नाभिक अवयवी जो कण है, उनका जो मास होता है अपना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, सिग्मा एम लिखा था अपने। सिग्मा एम जो होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से क्या हो जाता है? ये वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये वैल्यू क्या होती है? कम। मतलब नाभिक का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो ऑलवेज जो होता है उसके जो पार्टिकल्स है, कंसिस्टेंट पार्टिकल, उससे इनका मास क्या होता है? कम होता है। ये नाभिक का मास है। किसका मास है? नाभिक का मास। तो आप ये देखते हैं कि जब आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन थे, आपका जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल फ्री थे, उस समय उनका मास, और जब नाभिक के अंदर आ जाइए उस समय इनका मास, इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं अगर, तो ये मास ज्यादा होता है, ये मास कम होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? मास लॉस होता है। क्या होता है? मास लॉस। और आइंस्टाइन ने बताया था कि मास लॉस जो होता है अपना, ई बराबर एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी क्या होती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जो मास लॉस होता है और वो जो एनर्जी बनाता है, तो एनर्जी कितनी होती है अपनी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है भाई। गली के कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, गांव है, गांव में कुत्ते भौंकते ही है। कुत्तों का स्वभाव होता है भौंकना। कुत्तों का स्वभाव क्या होता है? भौंकना। वो उनका काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, ये अपन ने पढ़ लिया था, पता है। डेल्टा एम से इसका इसकी वैल्यू दी थी, सब कुछ अपने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था।
देन उसके बाद पढ़ा था हमने बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। ये जो द्रव्यमान हानि होती है, ये द्रव्यमान हानि ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, एज ए एनर्जी रिलीज होती है। उसे कहा था आपने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। या आप कह सकते हैं किसी नाभिक को ब्रेक करना है, नाभिक को तोड़ना है अगर, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी आपको, नाभिक को तोड़ने का मतलब जो नाभिक के अंदर जो कण है उनको सेपरेट करना है, उनको नाभिक से निकाल कर अलग करना है, उनको अलग करना है। उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता आपको होगी, वो ऊर्जा कहलाती है अपनी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। इसके बाद आपने पढ़ा था प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसको आपने लिखा था, ध्यान अगर आपको आ रहा है तो, मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये भी अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है। इसको लिखते हैं EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये था अपना EB, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन द्रव्यमान संख्या। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो नाभिक ज़्यादा स्थायी होता है, अगर इसकी वैल्यू कम है तो नाभिक का स्थायित्व कम होता है। सबसे अधिक स्थायी नाभिक कौन सा होता है? प्रकृति का सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? बताओ जल्दी, कमेंट करो। प्रकृति का सबसे अधिक स्थायी नाभिक कौन सा होता है? कमेंट करो फास्ट, कौन पहले कमेंट करता है? बिल्कुल NI आंसर आ गया। तुषारी का आंसर आ गया, खुश का भी आ गया, खुशी का भी आ गया, दीक्षा का भी आ गया, भूमिका का भी आ गया, प्रशांत का आ गया, नंदिनी का आ गया, रुकुम का आ गया, सबका आ गया। निखिल, किसका होता है? निकल, निकल जाता है मेटल। बिल्कुल सही, सभी का सही आ रहा है, माधुरी का भी सही आ रहा है आंसर। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्टेबल स्थायी नाभिक जो होता है नेचर का, वो कौन सा होता है? निकल होता है। कौन सा होता है? निकल। उसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है, उसकी लगभग वैल्यू 8 से ऊपर होती है। 8 से 8 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होती, ज़्यादा होती है। किसकी? निकल की। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्थायी, नेचर का सबसे ज़्यादा स्टेबल नाभिक होता है। आपने इसमें ग्राफ बनाया था, एक ध्यान होगा आपको, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और आपने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ अगर ध्यान है आपको तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ था इसका अपना। यहाँ था अपने पास, यहाँ पे क्या था? एटॉमिक मास नंबर, और यहाँ था एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन। तो ग्राफ इस प्रकार से आ रहा था अपना, यहाँ से वैल्यू बढ़ रही थी, बढ़ती बढ़ती फिर मैक्सिमम हो गई, फिर ऐसे ऐसे ग्राफ आया था। ठीक है, ये रेंज थी अपनी, ये यहाँ पे 30 था, 30, यहाँ 170, 170 से आगे, 170 से आगे बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन कम थी, और 30 से बिलो उसमें भी कम थी। मतलब इन दोनों कंडीशन में बाइंडिंग एनर्जी कम है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, इसका मतलब वो नाभिक कम स्थायी है कंपेयर के बीच वाले। 30 से लेके 170 तक जो नाभिक है उनका स्थायित्व ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, इनके बाद के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हल्के नाभिक जो होते हैं बिलो 30 है, जिनका बिलो 30 है वो हल्के नाभिक कहलाते हैं। और जो 170 से ऊपर मास है, मतलब उनका भारी नाभिक है। क्या है वो? एटॉमिक मास ज्यादा है उनका, तो इसका मतलब वो कैसे? भारी नाभिक है। भारी नाभिक टूटेंगे और हल्के नाभिक जुड़ेंगे, तो हल्के नाभिक जुड़कर नाभिक की संलयन द्वारा जुड़ने से भारी नाभिक बनाते हैं और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। यहाँ अभिक्रिया होती है नाभिक की संलयन, और यहाँ जो अभिक्रिया होती है ये टूटते हैं, विखंडित होते हैं। ये वहाँ होता है नाभिक की विखंडन अभिक्रिया। अगर दो भारी भारी नाभिक टूटेंगे तो हल्के नाभिक बनेंगे। दो द्रव्यमान की जो होता है अपना संरक्षण का नियम, या अगर टूटेगा तो साथ में द्रव्यमान अगर हानि होती है तो वो किस में बदलेगी? ऊर्जा के रूप में, नाभिक की ऊर्जा के रूप में बदलेगी वो। ठीक है, तो ये जो विखंडन और संलयन जब होता है, इसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है या अवशोषित होती है। ठीक है, दो चीजें होती है। कई बार अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो जाती है, और कई बार अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो जाती है। मतलब एनर्जी आप दोगे तब भी जाके विखंडन वगैरह संलयन होगा। और किसी किसी अभिक्रिया में क्या होता है कि आप जैसे आपने उसमें न्यूट्रॉन को अटैक कराया नाभिक पर, ऑटोमेटिक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और ऊर्जा को मुक्त करेगी, रिलीज करेगी। ठीक है, दो प्रकार की अभिक्रिया यहाँ होती है। कोई लैगिंग तो नहीं आ रही वीडियो में? जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें कोई लैगिंग तो नहीं आ रही? आपको लग रहा है लैगिंग फील हो रही है? आपकी वीडियो, मैं वीडियो की साइज छोटी कर दूंगा, मैं जो कैमरा में दिख रहा हूँ मैं अपनी साइज थोड़ा स्मॉल कर दूंगा ताकि लैगिंग कम होगी। ओके, समझ में आ रहा है? आप इस सेटअप पे समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ मैं आपको? कंफर्टेबल है या नहीं? ऐसा लग रहा है क्लास वाली फीलिंग आ रही नहीं आ रही, या वन वे चल रहा है अपना? वन वे नहीं चल रहा है? मतलब इमरजेंसी के लिए अपने पास ऑप्शन है ही, है ना? चिंता मत करना आप, किसी भी कंडीशन में निपटने के लिए पास हथियार है। अच्छा, ये देखो, मैं बोर्ड पेन पे भी गया, लेकिन बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया यही। लैब असिस्टेंट का जो बैच चल रहा है मेरा, उसमें बच्चे ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सर इसी सेटअप पढ़ाओ। इसमें क्या होता है, अपने पास डिजिटल बोर्ड आता है जिसमें आप अलग कलरफुल पेन्स, मैप्स, सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर में, पीपीटी डाल सकता हूँ बहुत सारी। प्लस मैं खुद दिख रहा हूँ उनको, एक्सप्रेशन दिख रहे हैं सारे, प्लस उनके कमेंट, आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आपका ऑडियो सुन सकता हूँ मैं।
अगर आपको पूछना चाहते हो तो ऐसा भी ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो वो कोई समस्या नहीं आती है। प्लस टाइमिंग का कोई इशू नहीं रहता है कि आप कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी अपनी क्लास हो सकती है। अभी रात के 8 बजे है, आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, क्लास हो रही है अपनी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसके है, फायदा प्लस पॉइंट है इसके। ऑफलाइन इज मोर बेटर देन ऑनलाइन, मानता हूँ। ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है, ऑनलाइन मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अपन उस वक्त पहुंच रहे हैं, इसमें जा सकते हैं अपन, अगर बच्चों की संख्या कम है तो। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद पढ़ा था नाभिक की बल, न्यूक्लियस फोर्स। ये नाभिक के अंदर एक्टिव होता है, बताया था मैंने आपको। नाभिक की बल कहाँ एक्टिव होता है? नाभिक के अंदर। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। क्या होती है रेंज? 10⁻⁻15 मीटर। रेंज क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर। इसको कहा जाता है फर्मी। क्या कहा जाता है? फर्मी। फर्मी रेंज है ये, ठीक है, या फेम्टो कहते हैं इसको। बहुत कम लिमिटेड रेंज है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन प्रोटॉन। इन सब में बराबर समान मात्रा में नाभिक की बल लगता है। नाभिक की बल इन सभी में क्या होता है? इक्वल, समान मात्रा में नाभिक की बल लगता है, ठीक है। ये पढ़ा है मैंने, आपको पढ़ा रखा है। नाभिक की बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। बता रखा है मैंने आपको कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और नाभिक की बल जो होता है कूलॉम बल से भी स्ट्रांग होता है। तभी यहाँ दो प्रोटॉन पास में बैठे रहते हैं, दो प्रोटॉन धनावेशित हैं, उनमें कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पास में बैठे हैं, क्यों बात है? क्योंकि यहाँ पे नाभिक की बल ज्यादा प्रभावी है। इफेक्टिव कौन है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसलिए वो दोनों पास में बैठे हुए हैं। और एक और पता है हमने इसमें, अगर दोनों नाभिक के जो अपने तत्व हैं, अगर ये दोनों इनके बीच की दूरी उससे कम हो जाती है अगर, तो इनमें प्रतिकर्षण लगता है। वो दूरी क्या थी, किसी को ध्यान है? एक डिस्टेंस दिखाई थी मैंने आपको कि इस डिस्टेंस से कम अगर इनकी डिस्टेंस हो जाती है तो इनमें रिपल्सन होता है। वो डिस्टेंस क्या थी, किसी को याद है? लिखो जल्दी से, कमेंट करो। हाँ बिल्कुल, खुशी, यश को याद है, गुनगुन याद है, तुषारिका को भी याद है, सबको याद है। 0.8 FM फेम्टोमीटर फर्मी, बिल्कुल FM। रूपम बिल्कुल राइट, 0.8 FM, 0.8 FM बिल्कुल राइट। ललित 0.8 FM बराबर है सबका, सभी का आंसर सही है। 0.8 FM की अगर उससे कम दूरी इनकी है तो यह बल जो होता है वो प्रतिकर्षी हो जाता है। दोनों आवेशों के बीच में बल कैसे लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। बिल्कुल, चिराग का सही है, भूमिका का सही है, नंदिनी का सही है, दीक्षा का सही है, ललित का, सबका, प्रशांत, सभी के आंसर सही है, ठीक है। मतलब आपको अच्छे से क्लास आपने अटेंड कर रखी है, थ्योरी क्लास अच्छे से अटेंड कर रखी है। देन उसके बाद अपने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी। इस पे आए थे अपन सीधा। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? नाभिकों का वह गुण जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिक स्वतः ही ऑटोमेटिकली विघटित होता रहता है, डिके होता रहता है, और विघटन के द्वारा वह स्थायी नाभिक बनाता है। मतलब जब वो रेडियो एक्टिव है उस समय वह नाभिक अस्थायी नाभिक है। कैसा नाभिक है वो? अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो स्टेबल होना चाह रहा है। और नेचर का एक गुण होता है कि हर अनस्टेबल वस्तु जो होती है वो चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का एक प्रॉपर्टी है उसकी, नेचर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रत्येक अस्थायी जो नाभिक होता है, रेडियो एक्टिव जो नाभिक होता है, वो कैसा होता है? अस्थायी। वो विखंडित होता रहता है, अंत में विखंडित होने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो? स्टेबल। तो जब वो इसका विखंडन होता है, जब उसका डिके होता है, वो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है। अल्फा और बीटा पार्टिकल है, कण है, गामा रेज है, विकिरण है, रेडिएशन है, ठीक है। अब जो ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता, ठीक है। और जो जो एलिमेंट, जो तत्व ऐसा दिखाता है, ऐसे गुण प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। उसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके। अब इसका एक लॉ है, रेडियो एक्टिविटी का एक नियम है। तो उस नियम को पढ़े अपन, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़े, या फिर अपने बोर्ड पे ही पढ़ेंगे अपन क्लास में। अगर आप लोग अभी आप कंफर्टेबल है तो अपन उस लॉ को स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ना। रेडियो एक्टिविटी का लॉ, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कमेंट करो जल्दी से, यस और नो। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मैं यहाँ पे इस सेटअप पे पढ़ाऊंगा अभी। यस यस, प्रशांत यस, नंदिनी यस, अच्छा यस, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन उस लॉ को शुरू कर देते हैं। कौन सा लॉ? रेडियो एक्टिविटी का लॉ है ना, रेडियो एक्टिविटी का शहर का नियम है सबका कंप्लीट। हाँ ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आता है तो अपन बाद में ऑफलाइन और पढ़ लेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं इसको स्किप कर लेंगे, अपन बाद में और पढ़ लेंगे। 9 बजे मेरे लेवल स्टेट बैच की मुझे क्लास है, 9 बजे अभी। तो मैं नौ, अभी क्या हो रहा है? 42 हो रहा है, तो 9:55 पे, 8:55 सॉरी, 8:55 पे अपनी क्लास को आज अपन एंड करेंगे। आज केवल एज ए डेमोस्ट्रेशन, मैंने एज ए डेमो आपको दिखाने के लिए इस क्लास को अरेंज किया है। उद्देश्य मेरा आपको इस क्लास पे नहीं पढ़ाना है, लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे बाद में भी, ठीक है। चिंता मत करना आप, क्योंकि दिन में ऑफलाइन पढ़ेंगे, शाम को अपन चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास पे। इस सेटअप पे अपन रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके।
ठीक है। तो मैं आता हूँ लॉ पे। लॉ को एक बार समझा देता हूँ, बेसिक लॉ पे समझ, इसको समझ लो। लॉ लॉ को समझते हैं, रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या है। बहुत लॉ पे मत जाओ, देखो उसने कोई नई बात नहीं बताई, लॉ नहीं है वो, बहुत सिंपल चीज़ है, वो आप सब जानते हैं। दो, मैं आपके सामने दो तपेली बना रहा हूँ, तपेली, ठीक है, तपेली एक नहीं है, दो तपेली है, तपेली ए है ये, और ये तपेली, इसके पास में एक तपेली और बनाता हूँ मैं, छोटी सी बी तपेली। यहाँ मक्की, अपनी मक्की दानी, दानी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ दानी थोड़ी कम, मक्की कम है, मक्की की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपना सिंपल अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, मक्की। मक्की से क्या बनती है? पॉपकॉर्न। मक्की से क्या बनाते हैं? पॉपकॉर्न बनाते हैं। मक्की से दानी बनती है, अपनी सिंपल दानी समझ में आती है आपको? अभी सर्दी में बहुत खाते हैं अपन सब लोग, समझ नहीं? सर्दी के देसी काजू है वो सारे, देसी काजू है, ठीक है, व्हाइट काजू, ध्यान रखना। हाँ, गरीब के काजू, गरीब का काजू वही है धानी, ठीक है, सर्दी में खाई जाती है ठंड भगाने के लिए। तो ये मक्की है, इसमें क्या है? मक्की, इसमें मक्की है। अब मैं इनको गर्म कर रहा हूँ, इस पात्र को गर्म कर रहा हूँ, जिससे क्या बनेगा? पॉपकॉर्न। क्या बनेगा? मक्की से क्या बनेगा? पॉपकॉर्न। मतलब जब मक्की है तो यह अविघटित नाभिक है, नॉन डीके न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? नॉन डीके न्यूक्लियस। जब इसमें मक्की से पॉपकॉर्न बन जाएगा, उसे मैं कहूंगा विखंडित नाभिक। क्या कहूंगा उसको? विखंडित नाभिक। मतलब जो नाभिक फूट चुका है, किसमें कन्वर्ट हो गया? विखंडित हो चुका है, मतलब उसका रेडियो एक्टिव डीके हो चुका है, वो होता है विखंडित नाभिक। जिसका रेडियो एक्टिव डीके नहीं हुआ है वो होता है अविखंडित नाभिक, नॉन डीके न्यूक्लियस। इतना समझ में आ गया आपको अंदर? ऐसा नाभिक जिसका रेडियो एक्टिव विखंडन हो गया है वो विखंडित नाभिक कहलाता है, डीके न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जिसका रेडियो एक्टिव क्षय नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है, मक्की है वो, अभी पॉपकॉर्न नहीं बना उसका, मक्की है केवल, तो वो कहलाता है अविखंडित नाभिक। क्या कहलाता है वो? अविखंडित, नॉन डीके न्यूक्लियस, अविखंडित नाभिक। मेरे हिंदी सही नहीं है, थोड़ा ढंग से राइटिंग नहीं आएगी इस पे, पेन टेप पे क्लियर शुरू हो जाएगी इस पे। अविखंडित नाभिक, ठीक है, नॉन डीके न्यूक्लियस। अब सिंपल सी बात बताना मुझे, अगर मैं दोनों को सेम टेम्परेचर पे गर्म करता हूँ, इन दोनों को गर्म करता हूँ पॉपकॉर्न के लिए, ठीक है, इसको भी मैं गर्म करता हूँ पॉपकॉर्न के लिए, कहाँ पर विखंडन की दर, कहाँ पर विखंडन की दर ज्यादा होगी? मतलब सेम समय में, 5 मिनट या 1 मिनट में, 1 मिनट यहाँ पर, 1 मिनट यहाँ पर, 1 मिनट यहाँ में और 1 मिनट यहाँ पे, कहाँ ज्यादा पॉपकॉर्न बनेंगे? ए में ज्यादा बनेंगे या बी में बनेंगे? मतलब 1 मिनट के अंतराल में, 1 मिनट के डिफरेंस में कहाँ पर ज्यादा पॉपकॉर्न बनेंगे? मक्की से ज्यादा पॉपकॉर्न कहाँ बनेंगे? बताओ मुझे, अपनी भाषा में आप अपना आंसर दो मुझे, कि ए पात्र और बी पात्र, दो कंटेनर है, उसमें कहां पर ज्यादा पॉपकॉर्न बनेगी? सेम टाइम पीरियड है, मतलब 1 मिनट यहां दे रहा हूं मैं, 1 मिनट यहां दे रहा हूं, तो कहां पर ज्यादा पॉपकॉर्न होंगे? यहां ज्यादा होंगे या यहां ज्यादा होंगे? आंसर बी आ रहा है प्रशांत का, गुनगुन का बी आ रहा है, ललित का बी आ रहा है, बी आ रहा है। आप लोग अपने घर का प्रैक्टिकल बता रहे हो मुझे कि हाँ कम मक्की है, हवा ज्यादा होगी और अच्छे से फूट जाएंगे वो, और यहाँ भीड़ ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए उनको, उस पर आ रहे हो आप लोग तो। थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया आपने, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग ज्यादा लगा दिया। सभी का आंसर भी आ रहा है, प्रशांत, गुनगुन, भूमिका, भूमिका ये बता रही है। अरे यार सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। मतलब जहां मक्की ज्यादा होगी वहां पॉपकॉर्न ज्यादा बनेंगे, और जहां मक्की कम होगी वहां पॉपकॉर्न कम बनेंगे, सिंपल सा फंडा है। मतलब समझो, यहाँ अगर 500 मक्की के दाने हैं, यहाँ केवल 10 मक्की के दाने हैं, तो 500 में कम से कम 20 तो फूटेंगे। अब 10 में से क्या फूटेगा? 10 में से केवल 5 फूटेगा या 3 फूटेंगे? कॉन्सेप्ट को समझो। अगर 500 मक्के के दाने यहाँ हैं, अगर 500 में से कम 20 या 30 तो फूटेंगे उसी टाइम के दौरान। यहाँ 10 रखे हुए हैं, 10 में क्या 10 पीस फूटेंगे? क्या नहीं, केवल 2-3 फूटेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ कुछ, आपको पहले पढ़ रही है बात। मतलब जहां मक्की ज्यादा होगी वहां पॉपकॉर्न ज्यादा होंगे, जहां मक्की कम होगी वहां पॉपकॉर्न कम बनेंगे। इतना फंडा समझ में आता है आपको? अगर मक्की के दाने आपने कम लिए अगर, तो पॉपकॉर्न ज्यादा कैसे बनेंगे? ज्यादा नहीं बनेंगे। पॉपकॉर्न सेम टाइम में, यहाँ अगर 500 दाने ले रखे हैं आपने, 500 में से 10 20 150 तो फूटेंगे फूटेंगे। आपने इधर 10 दाने ले रखे हैं, 10 में 100 पीस का फूटेंगे, उसमें केवल 2-4 फूटेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो विखंडन की दर है, रेट ऑफ डिके, समझना बात को, साइंस की भाषा में, साइंस की भाषा में इसको कहते हैं रेट ऑफ डिके। विखंडन की दर मतलब पॉपकॉर्न बनने की दर, पॉपकॉर्न बनने की जो रेट है, वो रेट वो ज्यादा होगी जहां मक्की ज्यादा होगी। सिंपल सी बात करूं मैं, जहां मक्की ज्यादा है इसका मतलब वहां पॉपकॉर्न ज्यादा बनेंगे, जहां मक्की कम है वहां पॉपकॉर्न कम बनेंगे। तो ये जो दर होती है, ये रेट जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है अविघटित नाभिकों की संख्या के,
नॉन डिके न्यूक्लियस की। ये कोई नया नियम नहीं है, कानून, ऐसा सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस। जो रेट ऑफ डिके होता है मतलब विघटन की जो दर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? अविघटित नाभिकों की संख्या के। मतलब जो नाभिक अविघटित हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिके भी ज्यादा होगी। मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा नाभिक फूटेंगे, एक टाइम इंटरवल के अंदर ज्यादा नाभिक डिके होंगे। सिंपल सी बात करूँ अगर मैं, देखो कॉन्सेप्ट को आप अपनी भाषा में समझो ताकि आपको इजी वे में समझ में आएगा, वरना रट्टे मारते रहोगे इसको एज ए लैंग्वेज छापते रहोगे माइंड के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद करते रहोगे जीवन भर। बात बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई नया नियम नहीं है, ऐसे इसको नाम दे दिया रेडियो एक्टिव क्योंकि उसने सबसे पहले, रदरफोर्ड स्टोडी ने सबसे पहले बता दिया इसको, इसलिए उनका नाम जोड़ रहे हैं अपन। बाकी कोई नई बात नहीं है। हाँ अगर 500 मक्की है तो जहाँ ज्यादा पॉपकॉर्न बनेंगे, 100 मक्की है तो पॉपकॉर्न कम बनेंगे, बहुत सिंपल फंडा है। तो विघटन की जो दर होती है, rate of decay is directly proportional to the non-decay nucleus, number of non-decay nucleus। विघटन की जो दर है, विघटन की दर अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको आप लिख देना, विघटन की दर रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन डिके न्यूक्लियस। विघटन की दर है जो अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। एक बार थम्स अप कर दो भाई अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो, यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। भूमिका, दलित, खुशी, प्रशांत, नंदिनी। प्रशांत को समझ में नहीं आया, ठीक है वापस समझते हैं इसको, एक बार वापस समझते हैं, कोई चिंता मत करो। तुषारिका, यश, ओके ओके ओके। तुषारिका के पास थम्स अप का सिंबल ही नहीं आ रहा है, ठीक कोई बात नहीं। यस लक्षित, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार अपनी फिजिक्स को भूल जाओ, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, एक कॉमन सेंस की बात करो। फिजिक्स अपन नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे बताना, यहाँ दो पात्र है मेरे पास, दो कंटेनर है, दो कंटेनर, इसमें 500 मक्की के दाने, कितने मक्की है 500, यहाँ केवल 10 मक्की के दाने हैं। मुझे बताओ 1 मिनट में कहाँ पॉपकॉर्न ज्यादा बनेगा? गर्म कर रहे हैं दोनों को, सैमसंग गर्म कर रहे हैं। 500 में से कम 10 या 20 तो पॉपकॉर्न बनेंगे यहाँ पे, एक साथ सारे तो बनेंगे नहीं, कुछ तो फूटेंगे, कुछ फूटेंगे, कितने 10 या 20। अब यहाँ पे 100 में से 10 में से कितने फूटेंगे? 2 या 3, 2 या 3। मतलब यहाँ जो डीके जो होगा, न्यूक्लियस का डीके कम होगा, यहाँ न्यूक्लियस का डीके ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे नॉन डीके न्यूक्लियस ज्यादा है, मतलब मक्की की संख्या ज्यादा है। यहाँ मक्की कम है, मक्की कम है मतलब नॉन डीके न्यूक्लियस कम है, तो उनका डीके भी कम होगा, नंबर ऑफ डीके जो होगा वो भी कम होगा ना। तो रेट जो होती है, रेट मतलब सेम टाइम इंटरवल में कहाँ नाभिक ज्यादा फूटेंगे, कहाँ विखंडित ज्यादा होंगे, जहां अविघटित नाभिकों की संख्या ज्यादा होगी। बहुत सिंपल, इसको मैं और कैसे समझाऊं, मतलब इससे सिंपल कॉन्सेप्ट और हो नहीं सकता है पॉपकॉर्न और मक्की वाला, इससे सिंपल कॉन्सेप्ट और हो ही, ये मैंने खुद बनाया है डायरेक्ट है, मतलब मैंने खुद सोचा है कि इससे अच्छे से और इससे इजी वे में अपन एक्सप्लेन इसको और नहीं कर पाएंगे, वरना इसकी लैंग्वेज को आपको याद करना पड़ेगा बाद में। मतलब ये होता है विघटन की जो दर होती है वो अविघटित नाभिकों की संख्या की दर जो है वो अविघटित नाभिक दर का मतलब होता है अपन में टाइम, अपन में टाइम, हम सर टाइम के साथ बात करते हैं तो उसको रेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेट, ध्यान रखना। टाइम के कंपेयर में अगर बात करते हो कहीं अगर, तो उसको रेट लिखा था, रेट, ठीक है। अविघटित नाभिकों की संख्या जो होती है वो, सॉरी हाँ, विघटन की जो दर होती है, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन डिके एलिमेंट, नॉन डिके न्यूक्लियस, ठीक है। इसको लिखते हैं नेगेटिव, आगे क्या लिखते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखते हैं बताऊंगा मैं आपको। टाइम के साथ में अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डीएन क्या होता है? नेगेटिव, मतलब N2 माइनस N1 लिखते हैं इसको। डीएन क्या होता है, इसको एक बार लिखना मत, समझने के लिए बता रहा हूँ। N2 माइनस N1 मतलब बाद के नाभिक और पहले के नाभिक, तो पहले अविघटित नाभिक ज्यादा थे, बाद में अविघटित नाभिक कम हो जाएंगे। नॉन डीके न्यूक्लियस पहले ज्यादा थे, बाद में क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि वो क्या बन रहे हैं? मक्की क्या बन रही है? पॉपकॉर्न बन रही है। आपकी जो मक्की थी आपके पास वो क्या बन रही है? पॉपकॉर्न। मतलब धीरे धीरे आप देखेंगे कि पॉपकॉर्न की संख्या बढ़ जाएगी, मक्की की संख्या कम हो जाएगी। शुरुआत में मक्की थी पूरी 100%, देन उसके बाद मक्की से क्या बनते गए? पॉपकॉर्न बनते गए। सब एक साथ नहीं बनते हैं, कुछ पॉपकॉर्न बने, फिर कुछ और बने, फिर कुछ और बने, फिर कुछ और बने, इस प्रकार से पॉपकॉर्न बन गए। लास्ट में आप देखते हैं कि पूरा पूरा जो पात्र है, कंटेनर जो है उसमें सारे पॉपकॉर्न है, वहां मक्की नहीं बचेगी। तो इसका मतलब सारे नाभिक विखंडित हो गए, डिके हो गए, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप टाइम के साथ देखते हो कि जो एन की जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एन टाइम के साथ कम हो रहा है, तो यहाँ अगर ये चीज पॉजिटिव है तो ये चीज नेगेटिव आएगी। उस नेगेटिव को मुझे बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा पॉजिटिव, साइन लगाया माइनस, मतलब ये टर्म पूरी पॉजिटिव रहे मेरी। तो ये भी पॉजिटिव, देखो ये नंबर है, नॉन डिके नंबर, ये संख्या है, देखो अविघटित नाभिकों की संख्या, और नाभिकों की संख्या है, मतलब संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉपुलेशन की बात करूं मैं, अगर जनसंख्या की बात करूं, तो क्या जनसंख्या की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है कभी? आप कमेंट करना मुझे, किसी देश की जनसंख्या पॉपुलेशन नेगेटिव हो सकती है क्या?
किसी देश की पॉपुलेशन नेगेटिव हो सकती है क्या? इस देश में यहाँ इतने लोग रहते हैं, -1200 लोग रहते हैं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है ना। तो नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको ये भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उस नेगेटिव से बैलेंस कर रहे हैं अपन, तो पॉजिटिव बन गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने साइन लगाया माइनस, ठीक है, बाकी कोई लॉ नहीं है, फंडा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अपन, तो माइनस डी एन अपॉन टी टी, इसको बराबर लिखते हैं लेमड़ा और एन। लेमड़ा है क्षय नियतांक, डी के कॉन्स्टेंट। लेमड़ा क्या है अपना, क्षय नियतांक, डी के कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डी के कॉन्स्टेंट, डी के कॉन्स्टेंट, क्षय नियतांक, लेमड़ा लिखते हैं इसको। इसके आगे का जो डेरिवेशन है वो मैं कल की क्लास में लूंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास है मेरी 9 बजते, शार्प 9 बजते मेरी क्लास है, तो मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, ये बताओ मुझे केवल, इंट्रोडक्शन था अपनी क्लास का, आज की क्लास आपको कैसी लगी, तुमसे पहले बताओ जल्दी से फटाफट, ताकि कल की क्लास में अपने ऑफलाइन अरेंज करूंगा, लेकिन एक बार इसकी क्लास का फीडबैक दे दो मुझे, इस क्लास का मुझे एक बार फीडबैक दे दो। ओके प्रशांत, ललित, वेरी नाइस, माधुरी, ओके, खुशी, राज, तुषारिका, रूपम, ओके चिराग, ठीक है, बहुत अच्छे। ये क्लास रिकॉर्डेड है, मतलब ऐप में रहेगी, बाद में भी रहेगी, पूरी पूरा जो कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को आप बाद में भी देख सकते हैं अच्छे से कंप्लीट, ठीक है, पूरी क्लास रिकॉर्डेड है। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। कोविड है, कोरोना है, ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, डिस्टेंसिंग का पालन करें, लापरवाही नहीं करनी है, असर कम है इसका, जो भी वेरिएंट आ रहा है उसका असर कम है, मतलब इन्फेक्ट ज़्यादा कर रहा है लोगों को, असर कम है, लेकिन अपने को लापरवाही नहीं करनी है किसी भी हालत में, ठीक है। कल की क्लास में एक बार मैं ऑफलाइन लेने का प्लान करूंगा, अगर सेट हो गया रूम तो ऑफलाइन लेंगे, वरना शाम को इस प्रकार रख देंगे अपन 8 से 9। कल की क्लास अगर मेरी सेट नहीं हो पाई दिन में, अगर मैं प्रयास ही कर रहा हूँ रूम पे ले लूँ रूम, वहां पे ऑफलाइन ही लूँ, अगर वहां मेरे कल की क्लास अगर रूम सेट नहीं हो पाया तो अपनी कल की शाम 7 से 8, 8 से 9 सॉरी, रात को, ठीक है। मैं उस ग्रुप पर डाल दूंगा, जो भी सूचना होगी मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।